हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है, हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन में नवजागरण कालीन चेतना, हिंदी पत्रकारिता का योगदान एवं विभिन्न वैचारिक मत। अर्थात कि जब हमारा नवजागरण आया तो उसमें हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान रहा और उस समय जो हमारी विचारधाराएं थी, जैसे कि उदारवादी, क्रांतिकारी, समाज सुधार, राष्ट्रवादी, तो उन विचारों का इस पर क्या असर पड़ा, तो उसका हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं भूमिका। भूमिका के अंतर्गत हम नवजागरण की परिभाषा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य जानेंगे कि नवजागरण क्या है और इसे विश्व स्तर पर किस रूप में देखा जाता है। तो नवजागरण से तात्पर्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना का ऐसा पुनर्जागरण जो व्यक्ति व समाज को पारंपरिक रूढ़ियों से मुक्त कर आधुनिक, वैज्ञानिक, तर्कशील और राष्ट्रवादी विचारों की ओर उन्मुख करता। अर्थात कि नवजागरण एक ऐसा हमें जागृत करने का एक जरिया बना जो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो हमारी चेतनाएं पहले रूढ़ियों यानी कि जो समाज में परंपरा के अनुसार चलती आ रही थी, उनमें तर्क वितर्क, सोचने समझने की चेतना हमारे अंदर पैदा करती है और हम अपनी विचारधाराओं को बदल कर एक नए मोड़ पे चलते हैं। जैसे कि हम उसमें तर्कशील करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। तो उसकी बात की जा रही है। अगला जानेंगे कि यूरोप में नवजागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी इटली से हुई थी। मतलब कि हमारे भारत में आने से पहले यूरोप में भी नवजागरण शुरू हो गया था, जो 14वीं शताब्दी इटली में हुई और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया 16वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में ये फैल गया था, जिसमें आधुनिकता, मानवीयता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म देने वाला काल बना। यानी कि जैसे जैसे पूरे यूरोप में नवजागरण फैलता रहा, उसमें आधुनिकता यानी कि नए विचारों का आदान प्रदान होने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो हमारी परंपराएं, रूढ़ियां थी, वो सब नष्ट करके नए तरह से सोचने समझने की एक ऐसा काल यानी कि समय बन गया था। तो वो हमारा नवजागरण समय था। अगला हम देखेंगे भारत में नवजागरण और हिंदी नवजागरण की शुरुआत। अर्थात कि नवजागरण जो हमारे भारत में आया था, वो हम पहले ही जानते हैं कि दो रूपों में आया था, मतलब दो काल में आया था। जैसे कि भक्ति काल में, जो हम मध्य काल बोलते हैं, और फिर आधुनिक काल में। तो भारत में नवजागरण कब आया उसे जानेंगे, और हिंदी नवजागरण की शुरुआत की जो हमारा साहित्य है उसमें किस रूप में नवजागरण हमारे समक्ष आता है, तो आज जानेंगे। भारत में नवजागरण का आरंभ 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन से हुआ, परंतु हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। यह एक बौद्धिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था जिसमें हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता ने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। अर्थात कि जो हिंदी नवजागरण है, वो अपने पत्रों और अपने साहित्य भाषा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जैसा कि हम उदाहरण रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इनका निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध यह दिखाता है कि राष्ट्र की उन्नति भाषा, शिक्षा, समाज सुधार और आत्मबोध से संभव है। कि जो हम खुद सोचने समझने तर्क वितर्क करने की जब क्षमता हमारे अंदर आ जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे व्यापक रूढ़ियां थी या परंपराएं थी, उनमें उनको नष्ट करने के लिए हमारे पास तर्क देने के लिए हम उसके कह सकते हैं कि हम उसके काबिल हो जाते हैं कि हम समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है। उदाहरण के रूप में जैसे हम ये निबंध देख सकते हैं। फिर अगला हम जानेंगे कि हिंदी नवजागरण के 3 चरण कौन कौन से। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें आत्मचेतना का पहला बड़ा प्रस्फुटन उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहली संगठित प्रक्रिया हुई थी। यानी कि जब 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया गया, लोगों को ये एहसास होने लगा कि जो ये ब्रिटिश है
वो हमारे ऊपर, हमारे देश में तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, साथ में हमारा शोषण भी कर रहे हैं। तो मतलब हम अपना मजदूरी भी कर रहे हैं, उसमें हमारा जैसे कि जो मेहनत के पैसे होते थे उसमें भी कटौती किए जाते थे, और ऊपर से हमारा शोषण भी किया जाता था। तो उसके खिलाफ पहला कदम ये था जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। दूसरा, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में सांस्कृतिक आत्मबोध, भाषा प्रेम, इतिहास बोध और सामाजिक सुधार का चेतना का प्रसार हुआ। तीसरा, सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल, यानी कि जो द्विवेदी काल था, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये आप सब जानते होंगे कि 1903 में प्रकाशित हुआ था। इसमें तर्क, विज्ञान, सुधारवाद और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने वाली विचारधारा का प्रसार हुआ। अगला हम जानेंगे कि जो भारतीय इतिहास में दो प्रमुख जागरण थे, यानी कि हमारे जब भारत में नवजागरण का समय आया तो पहला समय था मध्यकालीन जागरण, यानी कि भक्ति काल। इस्लाम और हिंदू संस्कृति की टकराहट से समसामयिक सांस्कृतिक का विकास हुआ। धार्मिक लचीलापन और सामाजिक विषमता के द्वंद्व से सामाजिक पुनर्गठन की भूमिका। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जब इस्लाम, यानी कि जब मुगल हमारे भारत में आए और जब मुगल हमारे भारत में आए और अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो उन्होंने अपने इस्लाम धर्म को हमारे धर्म पे जबरदस्ती थोप रहे थे, यानी कि जबरन लोगों को अपने जो मुसलमान मतलब इस्लाम को कबूल करवा रहे थे। या ये कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब भक्ति काल था, उनपे लोगों पे दबाव डाला जाता था। तो उस समय भक्ति आंदोलन भी किया गया था। अगला है आधुनिक नवजागरण, जो 19वीं शताब्दी में हुआ। पश्चिमी संस्कृति और उपनिवेशवाद से टकराहट से, यानी कि जो पश्चिमी यानी कि ब्रिटिश आए और जो उनकी संस्कृति थी, उनका उपनिवेशवाद, अर्थात कि जो मतलब देशों पे आके पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए और वो अपने संस्कृति को यहाँ पे थोपने लगे लोगों पे, यानी कि उनके खाने पीने और कपड़े पहनने और उनके बोलने का जो तरीका, यानी कि सब कुछ अपने देश में जबरन लोगों से करवाने लगे अपने, जैसे कि ईसाई धर्म को अपनाने की बात की गई। तो इन सब के टकराहट से, यानी कि जब हमारे संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य, यानी कि यहाँ पे पाश्चात्य से अंग्रेजी हो जाएगा कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनकी बात की जा रही है। तो उनकी संस्कृति को अपनाने, यानी कि हमारा जो भारतीय संस्कृति था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो उसके खिलाफ जब मतलब आंदोलन किया गया, तो वो आधुनिक नवजागरण काल कहा गया। यानी कि पहला तो जागरण हो गया था मध्यकालीन में, पर जब दोबारा किया गया तो इसलिए उस जागरण को नव जागरण कहा गया, यानी कि नया रूप बस दिया गया, क्योंकि जागरण तो पहले हो चुका था पर उसको थोड़ा सा उसमें नया किया गया। अगला हम देखेंगे नव जागरण का प्रभाव क्या क्या रहा। आधुनिक चेतना और तर्कशीलता, अर्थात नव जागरण ने भारतीय समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्ममंथन और विवेक आधारित सोच प्रदान की। किसान और जन सामान्य में जागरूकता, अर्थात कि किसानों ने अपनी समस्याओं का कारण केवल जमींदारी नहीं बल्कि औपनिवेशिक नीतियों को समझना शुरू किया। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो हमारे किसान थे, और उस समय हमारी जो जमींदारी प्रथा चलती थी कि किसान जितना मतलब अपना काम करते थे उसका मतलब 2 गुना उनको 3 गुना कर अदा करना पड़ता था जमींदार को। तो वो धीरे धीरे समझने लगे कि इसमें बस जो बड़े जमींदार हैं उनका दोष नहीं है, वो बस हमारा शोषण नहीं कर रहे हैं। ये जो औपनिवेशिक नीतियां, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार आई है, ये हमारा मतलब हमें अपने खिलाफ अपने काम भी करवा रहे हैं और हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तो उसे सोचने समझने के इनमें चेतना प्रकट हुई और ये मतलब उसके खिलाफ जागरूक भी हुए कि हमारे लिए, हम अपने हित के लिए लड़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। 20वीं सदी में किसान, श्रमिक और मध्यम वर्ग भी स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने लगे। आर्थिक शोषण का खुलासा, दादा भाई नौरोजी जैसे विचारकों ने निग्रह का सिद्धांत देकर ब्रिटिश शोषण की सच्चाई को उजागर किया।
अगला है अधिकार चेतना का विकास। पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से नागरिकों में अपने अधिकारों को लेकर चेतना, अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो हिंदी पत्रकारिता थी, यानी कि जो हमारे विचारक थे, अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे, या तो जो सार्वजनिक मंच, जिसपे हम कह सकते हैं कि रंगमंच किया जाता था, नाटक होता था, किसी कहानी को वहां पे प्रस्तुत किया जाता था, जिससे लोग उसे देखें और वो खुद पे लागू हो। कि जैसे कि हम ले सकते हैं उदाहरण रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दुर्दशा नाटक है, वो मंच पे प्रस्तुत होता था, तो उसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग करते हैं कि मतलब जो उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, तो वो लोगों को दिखाते और जागरूक करते हैं कि मतलब क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, तो उन्हें उन्हीं के भाषा में समझाना ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। संस्थागत जागरूकता, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज आदि संस्थाओं ने सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना को बल दिया। भारतीय राष्ट्रवाद की नींव, यानी कि जब नवजागरण आया उसकी बात की जा रही है कि सांस्कृतिक गौरव और आत्मबल को जागृत कर भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती मतलब नींव रखी गई। यानी कि जो हमारा आत्मबल है, हमारी संस्कृति है, हम उसके प्रति जागृत होंगे तभी तो हम अपने भारत के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकेंगे। कि जो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें हम अपनी पूर्ण रूप से हिस्सेदारी निभाएंगे। कि जो ब्रिटिश है वो हमारे मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उन पे रूल कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर उन्हें आजादी दिलाने के लिए हमें खुद पहले अपने आप को मतलब अपने कहते हैं ना कि जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होंगे या जब तक हम खुद अपने ऊपर सोचेंगे समझेंगे, कोई नियम कानून लागू नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, तब हम जाके लोगों को तैयार करके और अपने आजादी के लिए लोगों को एक साथ कर सकते हैं। अगला है नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता। नवजागरण और पत्रकारिता का संबंध। नवजागरण काल वह समय था जब भारतीय समाज औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जाग रहे थे, यानी कि जो अंग्रेजी शासक थे उनके खिलाफ। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये कि भारतीय समाज में आधुनिक चेतना का विकास हुआ, जिसमें पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकारिता न केवल सामाजिक सुधार का माध्यम बनी, बल्कि उसने राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना को भी प्रज्वलित किया। अर्थात जो हम समाज सुधार में जो हमारी परंपराएं, यानी कि जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब तो थी, ये तो सामाजिक सुधार का कारण बना ही पत्रकारिता, बल्कि वो हमें अपने स्वतंत्रता, अपने आजादी के लिए भी हमें मतलब प्रेरित करता है, जागरूक करता है। उसकी बात की जा रही है। पत्रकारिता की भूमिका। उस समय पत्रकारिता ने जनमत निर्माण, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और राष्ट्रवाद के प्रचार का कार्य किया। कई पत्र पत्रिकाएं तत्कालीन समस्याओं पर निर्भीकता से लेख प्रकाशित करती थी, जिससे जनमानस में जागरूकता आई। अर्थात ये कहा जा रहा है कि उस समय जो पत्रिकाओं में छपती थी शिक्षा के प्रति या जो सामाजिक कुरीतियां था उनका विरोध करने के लिए और राष्ट्रवाद का प्रसार, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जागरूक होने की बात की जाती थी। और जो उस समय जो तत्कालीन समस्याएं थी, जैसे कि बाल विवाह किया जाता था, सती प्रथा किया जाता था, तो उसका मतलब खुलेआम विरोध किया जाता था और अपने लेखन के माध्यम से लोग लिखते थे और लोग उससे पढ़ के जागरूक होते थे। अगला है प्रमुख योगदानकर्ता और पत्र पत्रिकाएं। राजा राम मोहन राय। उरात उल अखबार जो फारसी में और बंगदूत हिंदी, अंग्रेजी, बंगला में प्रकाशित हुआ। पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का प्रहार किया गया, आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया गया, यानी कि जो परंपराएं रूढ़ियां थी उनका विरोध किया गया और शिक्षा का समर्थन किया गया। अगला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संवाद प्रभाकर जो 1839 में प्रकाशित हुआ था। बंगाल का पहला दैनिक समाचार पत्र जो महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर जोर दिया कि महिलाओं को भी पढ़ने लिखने की मतलब उनको भी स्वतंत्रता यानी कि मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर भी इन्होंने जोर दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र
हिंदी पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हिंदी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका, बोधनी जैसे पत्रिकाओं ने सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो पत्रिका थी सरस्वती, जो 1903 में प्रकाशित हुआ, इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी को आधुनिक गद्य भाषा के रूप में स्थापित किया और इस पत्रिका ने साहित्यिक नवजागरण को बल दिया। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो हिंदी में नवजागरण आया, जो हमारे हिंदी साहित्य में नवजागरण आया, वे द्विवेदी युग से आया। और जो हमारा मतलब हिंदी को आधुनिक गद्य भाषा के रूप में, यानी कि जो हमारा खड़ी बोली थी उसकी बात की जा रही है। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जो मतलब खड़ी बोली का किस रूप में कैसे कैसे विकसित किया, तो उनकी बात की जा रही है। और पत्रकारिता में जो साहित्य में नवजागरण का समय था वो द्विवेदी युग था। अगला हम जानेंगे प्रताप नारायण मिश्र। इनकी जो पत्रिका ब्राह्मण के जरिए से समाज और संस्कृति पर गंभीर लेखन किया। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान था इनका। बाल मुकुंद, इनका जो भारत मित्र के संपादक के रूप में ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर भारतीय संस्कृति का रक्षा की इन्होंने। अगला हम देखेंगे नवजागरण में विभिन्न वैचारिक मत, यानी कि जो मतलब जितने भी हमारे समाज में नवजागरण के बाद विचारधाराएं आई, जैसे क्रांतिकारी और समाज सुधार, इन सब जैसे विचारधाराओं का किस प्रकार और किन लोगों ने समर्थन किया, तो हम उनके बारे में जानेंगे, उन विचारकों के बारे में जानेंगे। नवजागरण एक ऐसा कालखंड था जिसमें भारतीय समाज ने औपनिवेशिक शासन, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास जैसे जातिगत भेदभाव के विरुद्ध चेतना विकसित की। यानी कि अगर नवजागरण नहीं आता तो जो हमारे ब्रिटिश शासक थे वो हमारा शोषण करते और हम उसके प्रति जागृत भी नहीं हो सकते, यानी कि हम उसके खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर सकते। जो सामाजिक कुरीतियां, यानी कि लोगों मतलब जिस प्रकार से सती प्रथा चलता आ रहा था वो भी चलता, बाल विवाह प्रथा वो भी चलता आता, और जो अंधविश्वास की मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी बीमारी हो गया, मतलब उदाहरण में देखें कि अगर चेचक ही हो गया तो हम उसमें दवा ना करा के उसे झाड़ फूक करवा के ठीक करवाते। जो जातिगत भेदभाव, यानी कि ऊंच नीच का, जो दलित छुआछूत, इस प्रकार के जो भी कुरीतियां हमारे समाज में व्यापक थी, उनके विरुद्ध हमारी जो चेतना थी, हमारी जो बुद्धि थी, यानी कि जो सोचने समझने की क्षमता थी, वो कभी विकसित नहीं होता अगर नवजागरण ना होता। यह चेतना विचारों, आंदोलनों और संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त हुई। इसके अंतर्गत अनेक विचारकों और समाज सुधारकों ने अपनी अपनी वैचारिक दिशाएं प्रस्तुत की। सर्वप्रथम हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह का विरोध किया। 1829 में सती प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगले हैं महादेव गोविंद रनाडे, जो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की। ब्रह्म समाज से प्रेरित और सामाजिक समरसता, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के पक्षधर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की कानूनी स्वीकृति और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना करवाई। जाति प्रथा का विरोध और दलित चेतना, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्याग्रह समाज की स्थापना की। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर स्त्री और दलित शिक्षा को बढ़ावा दिया। जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया, यानी कि हम इनको पहले से जानते हैं कि ये प्रथम जो महिला थी शिक्षिका थी, शिक्षिका। और जो इन्होंने जाति, यानी कि जो हमारा मतलब छुआछूत का भाव, मतलब जो हमारा मतलब दलित, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो भी जातिगत प्रथाएं थी, ये उनका विरोध करते थे और ब्राह्मणवाद का भी खुल के विरोध करते थे। और ये स्त्री और दलित दोनों को शिक्षित करना चाहते थे कि अगर स्त्री शिक्षित होंगी तो जो उनके साथ मतलब
मतलब वो खुद मतलब आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इसलिए उनको शिक्षा जरूरी है। और जो दलित शिक्षा है कि वो अपने अधिकारों के हक की मांग कर सके, तो उनकी बात की जा रही है। अगले हैं नारायण गुरु, केरल के। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहे। द्रविड़ आंदोलन, तमिलनाडु में। गैर ब्राह्मण जातियों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता के लिए आंदोलन। पेरियार और अन्नादुराई जैसे नेताओं ने इस वैचारिक मतलब जो विचार थे उसका आधार किया। और अगला है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। नवजागरण एक महत्वपूर्ण शिक्षा का प्रचार था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले आदि ने लड़कियों और निम्न वर्गों के लिए स्कूल खोले, नए प्रकार के विद्यालय, संगठन और प्रकाशन संस्था स्थापित किए। अर्थात इसमें जो मतलब नवजागरण वो शिक्षा का ही प्रचार करने का एक जरिया है। महत्वपूर्ण शिक्षा को एक महत्वपूर्ण बताते हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी शिक्षित और निम्न वर्ग यानी कि जो दलित वर्ग है, जिन्हें छुआछूत या बहुत मतलब उनको मतलब हाय के नजरिए से देखा जाता था। उनको छुआछूत यानी कि मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो भेदभाव था उसे लोग मिटाना चाहते थे। या तो ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति लोग मतलब जागरूक करते थे कि अगर ये शिक्षित हो जाएगा तो इन्हें अपने अधिकारों के प्रति पता रहेगा, जिससे वो अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे। वैसे हम देखते हैं कि वैचारिक विश्लेषण में रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ये क्या कहते हैं, नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है जो अपनी बुराइयों को छोड़कर एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाने की प्रक्रिया है। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण प्रारंभ होता है वो नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी नवजागरण पद का प्रयोग किया। इसकी शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से मानी जाती है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। नवजागरण में आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन, आत्म परिष्कार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था जिसने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। इसकी वैचारिक विभिन्नता में अनेक मत मतांतर होते हुए भी उसका उद्देश्य समान था, मानव मूल्य आधारित, जागरूक, प्रगतिशील समाज का निर्माण करना। अर्थात कि हम जब जागरूक मतलब अपने रूप से जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तब जाके जो हमारा समाज है वो विकसित होगा। जो पुरानी रीति रिवाज परंपराएं चलती आ रही थी उसका नष्ट होकर हमारी जो नई विचारधारा है वो पूरे समाज में व्यापक हो जाएगी, यानी कि फैलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हिंदी सरोवर करके, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। थैंक यू।